तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कराए गए जो भी एग्ज़ाम है उनका प्रीवियस ईयर में सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें से हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने उच्चारण स्थान वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ा है 2 वीडियो में। उच्चारण स्थान में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है और उसमें हमने कुछ सूत्र बताए थे। उन सूत्रों के माध्यम से हमने देखा था कि भाई हम सारा जो भी प्रश्न आता है उसको हल कर सकते हैं। अगला अपना देखिए टॉपिक इसमें विराम चिन्ह। तो जो विराम चिन्ह है ये क्या होते हैं और इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताना है। और देखिए ये विराम चिन्ह का जो ये दिया गया है ये कैसा है, इस तरह से ये इसको कहते हैं सेमी कॉलन। क्या कहते हैं इसको? सेमी कॉलन। अब देखिए ये है सेमी कॉलन और इसको हमें बताना है कि भाई ये चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह और अर्धविराम। तो ये देखिए अर्धविराम है। क्या होता है कि देखिए आप 3 तरह के विराम देखते होंगे। एक होता है ये कॉमा और एक होता है ये सेमी कॉलन अभी जिसको हमने देखा, और एक होता है ये पूर्ण विराम। तो देखिए ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, जो कॉमा लगता है, कॉमा क्या कहलाता है? अल्प विराम। और जो ये सेमी कॉलन लगता है इसको क्या कहते हैं? अर्धविराम। और जो ये पूरा का इस तरह से डंडा लगता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम पूर्ण विराम। इन दोनों में अंतर देखिए कैसे है। इन दोनों में जो अंतर है वो सीधे सीधे आप देखिए इनके रुकने के हिसाब से होता है। क्योंकि विराम चिन्ह का क्या मतलब है? विराम चिन्ह का ये मतलब है सीधे सीधे कि जब भी लेखक कोई बात कहता है तो उसका भाव क्या है उसको समझने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने पीके मूवी में देखा होगा, वो पीके बोलता है ना कि यहाँ जो अच्छा जैसे बोलेंगे तो अच्छा को भी कई तरह से बोलेंगे। कहेंगे अच्छा मतलब सब ठीक ठाक है, फिर कहेंगे अच्छा लंबा वाला अच्छा बोलेंगे, मतलब कि कुछ ऐसा। तो ये अगर भाव हमें लिखने में समझना हो, भाई हम बोल के तो बोलेंगे लेकिन अब उसमें से क्या है कि यदि लिखने में हमें ये भाव समझना है तो इसके लिए हम विराम चिन्हों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो विराम चिन्हों में सीधे सीधे बात ये है कि कॉमा, सेमी कॉलन और ये पूर्ण विराम। तो जो कॉमा है देखिए ये, ठीक है, जिसको हम अल्प विराम कह रहे हैं, इसका मतलब होता है थोड़ा रुकना। अर्धविराम का मतलब होता है कि ये जो हमारा अल्प विराम है इससे ज़्यादा देर रुके जाएगा। और यहाँ पर जो पूर्ण विराम है इसमें इन सबसे ज़्यादा देर रुका जाएगा। तो मतलब सीधी बात यह है कि कोई भी सेंटेंस जब पढ़ा जा रहा है, कोई वाक्य पढ़ा जा रहा है, तो उस वाक्य में जब यहाँ पर अगर पूर्ण विराम लगाया जा रहा है इसका मतलब ये वाक्य पूरा हो रहा है। ठीक है, पूरा हो रहा है, या फिर कहें इसका पूरा जो भावार्थ है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा होता है। अब चलिए देखिए जो जो यहाँ पर विराम चिन्ह आता जाएगा उसको थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो चैलेंजिंग होता है कॉमा वाला होता है। कई जगह कॉमा लगा दिया जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कॉमा आखिर कहाँ लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देखिए कोष्ठक चिन्ह, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह, और तीसरा है उद्धरण चिन्ह, और चौथा है यहाँ पर लाघव चिन्ह। तो किसी के द्वारा कहे गए कथन को अगर एज इट इज़ वैसा का वैसा हमें लिखना है तो इसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब देखिए उद्धरण चिन्ह जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है देखिए ये, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कामा। तो इन्वर्टेड कामा में एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा, इसको हम इकाहरा कहते हैं। ठीक है, फिर एक होता है ये डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, तो ये देखिए ये सिंगल इन्वर्टेड कामा, ये डबल इन्वर्टेड कामा, ये 2 तरह के होते हैं हमारे उद्धरण चिन्ह। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो इकाहरा वाला होता है, इकाहरा वाला वहाँ उपयोग किया जाता है जहाँ पर हमें कोई एक शब्द या फिर कोई एक पद खंड, मतलब कि एक कोई शब्द हो, जैसे शब्द में मान लीजिए कोई किताब का नाम है या किसी कवि का नाम है, किसी लेखक का नाम है, उसको इसके बाद मान लीजिए कि कोई छोटा सा एक पूरा पद का एक खंड है, उसको यदि हमें एज इट इज़ लिखना है जो कि किसी किताब से या किसी बड़े ग्रंथ से हमें लेना है उसको, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कामा का यूज करेंगे, जिसको हम कहेंगे इकाहरा उद्धरण चिन्ह। यहीं पर अगर हमें क्या करना है कि पूरा का सेंटेंस अगर उठा लेना है कहीं से, तब वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? डबल इन्वर्टेड कामा वहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ पर काम करते हैं।
चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए इसमें है प्रश्न, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। देखिए हंस पद विराम चिन्ह यहाँ पर पूछता है, और ये देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि देखिए जैसे लेस देन दिया है, यहाँ पर एक्सक्लेमेनेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया है, यहाँ ग्रेटर देन दिया है मतलब बड़े का चिन्ह, और यहाँ दिया है इस तरह से। अब इसमें देखिए ये जो होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह कब लगाया जाता है, मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में कोई शब्द यहाँ पर छूट गया जिसको आपको क्या करना था, यहाँ पर लिखना था। अगर कोई शब्द छूट गया तो उसको हम क्या करें, मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि हरी बाजार, और यहाँ पर मैं लिख दूँ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि जाता यहाँ छूट गया, तो अगर मुझे जाता लिखना है तो अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पर लिख दूँ जाता, और इस तरह से ये लगा दूँ, ठीक है, ये चिन्ह इस हंस पद, इसका मतलब ये हुआ कि ये जाता जो लिखा हुआ है ना वो इस जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कौन सा चिन्ह, हंस पद चिन्ह कहते हैं, और इस तरह से इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला देखिए, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। अब देखिए अब ये वही अर्धविराम आया कि तीन तरह के देखे थे ना हमने, क्या देखा था, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पर, तो हमें ध्यान है क्या करना है, हमें बताना है कि अर्धविराम कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला उद्धरण चिन्ह के पहले, बी ऑप्शन है जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, तीसरा जहाँ कोई निर्देश देना हो, चौथा यहाँ पर जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो देखिए अर्धविराम क्या है, अर्धविराम क्या है कि हमें जो भाई अल्प विराम है यानी कि जो कॉमा है, कॉमा से हमें ज़्यादा रुकना होता है सेमी कॉलन यानी कि अर्धविराम में। और अगर हम यही बात करते कि भाई पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम से कम इसमें होता है, पूर्ण विराम से कम रुकना होता है। तो इस प्रकार से ये अर्धविराम का ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है ये, ठीक है, ये 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है 1262 वाला, उसमें पूछा गया है। अब देखिए ये तो हमने देख लिए जो लेटेस्ट वाले जो इसमें से पूछे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और जो पुराने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, दूसरा यहाँ पर देखिए अजी कौमा क्या कौमा ऐसा हो पाएगा, तीसरा दिया है देखिए मैंने पूछा कॉमा, फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है क्या बात है, और फिर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया उफ, फिर यहाँ पर दिया विस्मयादिबोधक, फिर कह रहा है कितनी गर्मी है, और यहाँ पर दिया है ये क्वेश्चन मार्क। अब इसमें से सही से किस में प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग किया गया है सी वाले में, यानी कैसे, देखिए मैंने, फिर यहाँ पर पूछा, फिर कॉमा, ठीक है, मैंने पूछा कॉमा, और फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या बात है, और क्वेश्चन मार्क के साथ में ये पूछा। तो इसमें यहाँ पर सही जो है ये विराम चिन्ह यूज किए गए हैं। अब देखिए एक चीज़ और अगर हम देखें कि ये जो कॉमा वाला है, कॉमा वाला ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये कई जगह पर व्यक्ति को क्या करता है कि परेशान भी करता है। तो कॉमा को देखिए, पहला नियम कॉमा का तो एक तो ये होता है कि जहाँ पर और की गुंजाइश हो, जैसे मान लीजिए कह दें राम, फिर लक्ष्मण, और फिर भरत और शत्रुघ्न, तो क्या होता है कि जहाँ पर बीच में और की गुंजाइश हो वहाँ पर कॉमा लगाते हैं, जैसे राम कॉमा लक्ष्मण, है ना। फिर इसके बाद लक्ष्मण के बाद अगर आगे लिखना है भरत, तो फिर हम लगा देंगे राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत कॉमा, और फिर ऐसे ऐसे आगे करके जोड़ते जाएंगे। तो इनके बीच में अगर शब्दों के बीच में और की गुंजाइश है तो ऐसे शब्दों में क्या करते हैं कि एक तो कॉमा यहाँ पर लगाते हैं, ये कॉमा का एक पहला नियम यहाँ पर होता है। अगला देखिए प्रश्न देखते हैं, एक एक करके हम नियम भी बीच बीच में देखते जाएंगे। अगला देखिए क्या दिया है कि वाह तुम आ गए, फिर इसके बाद में दिया है वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। हमें क्या बताना है भाई, ये बताना है कि वाह के बाद कौन सा चिन्ह आएगा, ये बात यहाँ पर हमें बतानी है। अब देखिए इसमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं वो दिया है कि प्रथमवाचक चिन्ह, दूसरा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, तीसरा है पूर्ण विराम चिन्ह, और तीसरा है यहाँ पर अवतरण चिन्ह। तो वाह के बाद क्या आएगा, वाह के बाद आएगा यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है
इसको हम साधारणतया देखें तो जहाँ पर कोई विस्मय पैदा होता है, जब विस्मय किसी तरह का पैदा होता है, या फिर जैसे हर्ष हो, विषाद हो, है ना, कोई विस्मय हो, घृणा है, आश्चर्य है, करुणा है, भय है, तो जब इस तरह के अगर कोई भाव आते हैं तो उस जगह पर क्या करते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह को उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमने क्या कि हे राम तुम मेरा दुख समझो, ठीक है, हमने जैसे कहा कि हे राम तुम मेरा दुख समझो, तो यहाँ पर हे राम के बाद में क्या लगेगा, ये लगेगा, है ना, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा वाह क्या बात है, तो वाह के बाद क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे इसमें कह रहा था, देखिए वाह तुम आ गए, तो इस प्रकार से जहाँ क्या हो, देखिए हर्ष हो, विषाद हो, है ना, विस्मय हो, आश्चर्य हो, करुणा, भय हो, इस तरह के जब मतलब भाव हमें प्रकट करने होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला देखिए प्रश्न था, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा लग सकता है। ऑप्शन है देखिए योजक चिन्ह, दूसरा है यहाँ पर पूर्ण विराम, तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा है यहाँ पर अर्धविराम। तो आना जाना, ये जो आना जाना है इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। देखिए योजक का मतलब क्या होता है, वैसे योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो ऐसा चिन्ह जो दो पदों को, दो शब्दों को आपस में क्या करता है कि जोड़ता है, वहाँ हम कह देते हैं कि भाई ये योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो योजक चिन्ह इस तरह से लगता है, जैसे कि मान लीजिए ये आना था तो लिखते हम आना, और यहाँ पर फिर ये लगाते डैश और फिर लिख देते जाना, तो ये होता है यहाँ पर योजक चिन्ह। अब देखिए योजक चिन्ह जो है फ्रेंड्स, ये क्या है कि कई चीज़ों को जोड़ता है। कई चीज़ों को कैसे जोड़ता है, जैसे जिन पदों में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे मान लीजिए दो पद लिखे गए, अगर उन पदों में से दोनों पद क्या हैं कि प्रधान है, और प्रधान के साथ साथ में उनके बीच में और का मतलब अगर सामंजस्य हो, यानी और जैसे अगर जोड़ा जा सकता हो, तो वहाँ पर योजक चिन्ह लगता है। जैसे कैसे, मान लीजिए हमने कह दिया दाल रोटी, क्या कह दिया, दाल और रोटी, तो इनके बीच में यहाँ पर ये ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, जैसे इसके बीच में देखिए और कि यहाँ वो हो सकती है, मतलब और की गुंजाइश है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ कि दोनों पद प्रधान है, दाल भी यहाँ पर प्रधान है और रोटी भी यहाँ पर प्रधान है। तो इस प्रकार से दाल और रोटी जैसे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो चीज़ें विपरीत करके अगर हमें कभी कभी दिखाई देती हैं, तो वहाँ उस विपरीतता में भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, जैसे बेटा बेटी, है ना, आगे पीछे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम इस योजक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कुछ और चीज़ देखिए योजक चिन्ह के लिए, योजक चिन्ह में एक चीज़ ये होती है कि जहाँ पर द्वंद्व समास का यूज आए, किसका, द्वंद्व समास। अब जहाँ पर यदि द्वंद्व समास आए तो द्वंद्व समास में भी बीच में क्या होता है कि योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा सड़ा गला, सड़ा, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा योजक चिन्ह, फिर लिखेंगे गला। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया हिसाब किताब, है ना, हिसाब, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा, फिर किताब लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से और भी देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि दो विशेषण पदों को संज्ञा के हिसाब से अगर यूज किया जाए, जैसे कह दें कि भूखा प्यासा, अंधा बहरा, तो इनके बीच में भी क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है। और भी देखिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर कहीं पर जो संयुक्त क्रियाएं यूज हो रही हों, जैसे उठना बैठना, लिखना पढ़ना, तो ये इन सारी जगहों पर योजक चिन्ह का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो देखिए ये कुछ इससे संबंधित कुछ नियम थे जिनका हम यहाँ पर उपयोग कर रहे थे। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। तो ये बताना है कि इसमें से भाई किस में सही प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पर है कि हे प्रभु, फिर इसके बाद में सॉरी यहाँ पर नहीं बताना है, ठीक है, मतलब कि इनमें से किस में सही प्रयोग नहीं हुआ है उसको बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला है हे प्रभु मुझे शक्ति दो। अभी देखिए हमने विस्मयादि बोधक को समझा था, ठीक है, कि भाई जहाँ पर विस्मय टाइप की कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया हे प्रभु, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये विस्मयादि बोधक लग जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए ये सही है ना। अगला देखिए यहाँ पर है, वह घर
आया या नहीं, और ये देखिए क्वेश्चन मार्क, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर वह घर आया या नहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, क्वेरी हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला देखिए, राम राम उसने यह क्या कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये सही से प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक अगला देखिए जो वाक्य दिया है कि तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, कौमा, परंतु वह अच्छों के नाक कान या कान काटता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सही है। अगला देखिए, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। हमें बताना है कि विराम चिन्हों के हिसाब से यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है। तो अब देखिए, पहला इसमें दिया गया है बस हो गया, कौमा, रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये सही है। क्या होता है कि देखिए कौमा जो होता है, कौमा जब हम ये तो हम जान ही रहे हैं, देखिए कौमा में क्या होता है, जब हमें थोड़ा सा रुकना है किसी जगह पे तो वहाँ पर हम कौमा का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें कहा गया बस हो गया, रहने दीजिए। तो इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे ये हो रहा है कि ये जो पहला वाक्य है बस हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, रहने दीजिए, फिर बाद में इसके आ रहा है। अगला देखिए, ऊंच नीच, कौमा, अमीर गरीब, कौमा, समाज की विभाजन रेखाएं हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये भी देखिए ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊंच नीच हमने अभी योजक चिन्ह को पढ़ा था कि भाई जहाँ विपरीतता वाला दिखाया जा रहा हो। फिर इसके बाद देखिए कौमा आ गया, ठीक है, फिर अमीर गरीब, फिर देखिए इसके बीच में भी ये योजक चिन्ह है, कौमा, समाज की विभाजन रेखाएं हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या आप पटना के रहने वाले हैं, और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, यहाँ पर सही है। अगला देखिए, वाह, फिर इसके बाद विस्मयादि बोधक, तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये तो बोल दिया गया कि वाह, फिर इसके बाद चिन्ह लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे क्या कहने, ये जो है तुम्हारे क्या कहने, ये भी एक विस्मय है। तो इसके बाद यहाँ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, विस्मयादि बोधक लगाना पड़ेगा। मतलब वाह विस्मयादि बोधक, तुम्हारे क्या कहने, फिर विस्मयादि बोधक, और बहुत ऊपर तक जाओगे ये बाद में होगा। तो इस प्रकार से यही अशुद्ध होगा। इसी को हमें क्या करना था कि पता करना था। ये देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा भी गया था। अगला प्रश्न देखिए, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें सही नहीं है। देखिए, वह दूर से, कौमा, बहुत दूर से आ रहा है। अब देखिए यही वाक्य जो है यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वह दूर से, कौमा, इसके बाद बहुत दूर से आ रहा है, ये पूरा एक सेंटेंस होगा, है ना। ये क्या है कि वह दूर से, कौमा, बहुत दूर से आ रहा है, इस बार यहाँ पर इसके बाद ये जो है कौमा नहीं आएगा। ठीक है, तब ये सही होता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगला वाक्य है सुनो सुनो। अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉमा है, तो एक जो हमारा कॉमा वाला होता है, कॉमा का एक नियम ये भी होता है कि जब भी वाक्यों का रिपीटेशन होता है, ठीक है, जब वाक्यों का रिपीटेशन होता है तब भी ऐसा होता है। जैसे सुनो सुनो वह गा रही है। अब देखिए ये जो वाक्य है ना फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताऊं, एक किताब है वासुदेव नंदन की, वासुदेव नंदन की किताब से सीधे सीधे ये वाक्य उठाया गया है। ठीक है, तो क्या होता है, नियम ये कहता है कि जब भी मतलब दो शब्दों को क्या किया जाए कि आपस में मतलब कि आपस में क्या, जब रिपीट हो शब्दों का, जैसे यहाँ पर सुनो सुनो तो इनके बीच में कॉमा लगता है। जैसे यहाँ पर दूसरा में देखिए नहीं नहीं, ठीक है, सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे देखिए क्रोध, कॉमा, चाहे जैसा हो, कॉमा, दुर्बल, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो ये जो है ये भी देखिए क्या है कि यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं, और यहाँ पर ये वह दूर से, कॉमा, बहुत दूर से, इसमें से ये कॉमा नहीं होता तो तब ये सही होता। ठीक है, और ये सारे देखिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये सब उसी किताब से यहाँ पर उद्धृत हैं। अगला देखिए, जो चाहे, कॉमा, करो, फिर इसके बाद खाली स्थान, बस हमें तंग ना करो,
इसमें से देखिए कौन सा चिन्ह हमें यूज करना है खाली स्थान की जगह। तो देखिए जो चाहे कॉमा करो, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। लेकिन कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अर्धविराम आएगा, यानी कि सेमी कॉलन आएगा। देखिए कैसे, जैसे जो चाहे, फिर इसके बाद में सेमी कॉलन, जो चाहे, एक मिनट देखिए ये ऐसे है, जो चाहे कॉमा करो। अब करो के बाद में हमें जो अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना है, तो यहाँ पर आ जाएगा अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम, फिर इसके बाद बस हमें तंग ना करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि अर्धविराम को यहाँ जोड़ा जाएगा। अगला देखिए, लेन देन कौमा विरह मिलन कौमा जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इनके बीच में जैसे लेन देन, तो क्या लगेगा, योजक वाला लग जाएगा ये, है ना। तो इसका योजक सही आंसर होगा। अगला देखिए, दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो इसको देखिए हम पढ़ चुके हैं, इसको थ्योरी में पढ़े थे, है ना। दो विपरीत अर्थक अगर शब्द हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, योजक लगेगा, ठीक है। जैसे ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर लगता है। अगला देखिए, समासिक पदों ऑब्लिक पुनरुक्त ऑब्लिक युग्म पदों के मध्य में। तो समासिक पद देखिए, समास में हमने बात की थी कि जहाँ भाई क्या हो कि द्वंद्व समास हो, है ना। तो देखिए कह रहा है, देखिए समासिक पदों पुनरुक्त, पुनरुक्त मतलब जैसे मतलब पुनरुक्ति होती हो शब्दों की, और युग्म शब्दों को, जैसे दाल रोटी हमने बात की थी, है ना, दाल रोटी, है ना, चावल दही घी शक्कर, इस तरह का। तो इनमें क्या आएगा, इनमें सब में योजक चिन्ह आता है, इसको हमने नियमों में भी देखा था। अगला प्रश्न देखिए, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें किया जाता है वर्णन, एक चिन्ह होता है, जैसे किसी भी क्या करना है कि हमें किसी की कही गई बात को एलोबरेट करना है, एक प्रकार से स्पष्ट करना है उसको, तो इसके लिए होता है विवरण, यानी कि हम विवरण दे रहे हैं। तो विवरण चिन्ह कैसे बनता है, विवरण चिन्ह ये देखिए दो यहाँ पर डॉट और इसके आगे ये चिन्ह, ये होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कहाँ उपयोग, जैसे मान लीजिए कि आप अगर आप पत्र लिखें, है ना, जैसे जो भी सरकारी पत्र होते हैं, तो सरकारी पत्र में जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर एक विषय, ठीक है, विषय, तो विषय के आगे आप ये विवरण चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जब व्याख्या हमें करनी होती है किसी चीज़ की, तब भी हम इस तरह का विवरण निकाल, जैसे लिख दिया हमने क्या, व्याख्या लिख दिया, फिर इसके बाद ये विवरण चिन्ह लगा दिया, और फिर हमने किसी चीज़ की व्याख्या शुरू कर दी, तो इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। तो किसी बात को स्पष्टीकरण जब हमें देना होता है, स्पष्ट करना होता है, तो विवरण चिन्ह का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो किसी अक्षर या मतलब थोड़ा सा एक शब्द है, उस पर क्या करना है कि हमें विशेष बल देना है, तो वहाँ पर इकहरा उद्धरण का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा कि कालिदास जैसे भारत के शेक्सपियर हैं, तो कालिदास को हम क्या कर सकते हैं कि सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इकहरा उद्धरण हो गया। तो किसी शब्द को अगर हमें विशेष वहाँ पर इंडिकेट करना है या फिर एज इट इज़ लिखना है, हमने ये भी बात की थी कि यदि भाई किसी को एज इट इज़ वहाँ से शब्द उठा लेना है, किसी मान लीजिए कि किताब का नाम था, जैसे हमें लिख देना है कि भाई रामायण, है ना, महान किताब है, महान पुस्तक है, इस तरह का जैसे कहीं यूज करना है, महान ग्रंथ है, तो वहाँ पर हम ऐसा यूज करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर चिन्ह दर्शाए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए इसमें ये ए जो है, ये भाई ये क्या है, हाशिए जैसा जो बना होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला देखिए प्रश्न है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के बीच में ये जो देखिए चिन्ह लगाया गया है, ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है। तो ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह को हम काफ़ी डिटेल में समझ भी रहे हैं। अगला देखिए, उसने मुझसे कहा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है मैंने आज एक मशीन खरीदी है। अब इसमें से हमें ये बताना है कि भाई इसमें कौन सी त्रुटि है और कौन सा चिन्ह लगेगा। तो देखिए इसमें लगेगा कॉमा। कैसे कॉमा लगेगा, इधर लगेगा उसने कहा फिर कॉमा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पढ़ के देखिए, बोल के देखिए, उसने कहा, फिर इसमें से थोड़ा विराम आ रहा है, तो ये अल्प विराम आ रहा है, तो यहाँ पर हम अल्प विराम या फिर कॉमा को क्या करेंगे, यहाँ पर
उपयोग करेंगे या रखेंगे। अगला देखिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। अब इसमें कह रहा है कि रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है भाई? मुझे बाहर जाना है, बाद में ये पूर्ण विराम लगा है, बाकी तो और कोई इसमें चिन्ह उस तरह का लगा नहीं है। तो क्या लगा है इसमें से? ऑप्शन देखिए, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है, लाघव चिन्ह है। तो ये इसमें क्या है? पूर्ण विराम इसमें से लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें से इतना ही, और देखिए इसका अभी कुछ पोर्शन बचा है तो उसको भी हम कर लेंगे। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए प्रीवियस ईयर अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं और इसके जो थ्योरी जो बताई जा रही है उसके साथ में यदि कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो आने वाला प्रश्न पत्र होगा उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। और बाकी भी देखिए हिंदी के साथ साथ में जीएस की चीज़ें हैं, कंप्यूटर की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप इसमें से पढ़ सकते हैं। हम बहुत ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आई होप हम आपकी काफ़ी हेल्प कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक भी किए करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।